जैसा कि मित्रों इकोनॉमी के अंतर्गत योजना आयोग के संदर्भ योजना आयोग की बात हुई। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो प्लानिंग जो कमेटी के तहत ही क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बॉम्बे प्लान भी आया, उसके बाद गांधीवादी योजना आई, उदय योजना आई। लास्ट में फिर एक अंतरिम सरकार जब गठित की गई, तो अंतरिम सरकार के रूप में उन्हें ही एक योजना आयोग को किया था। ओके, लेकिन आप जानते हो पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में, इससे पहले आप जानते हो योजना आयोग जो था वो गठित हो गया था 1950 तक, राइट। लेकिन जो प्लानिंग कमेटी ने फिर यही प्लानिंग जो आयोग था, राइट, यही प्लानिंग जो आयोग था, इसी की सिफारिश के आधार पर धीरे धीरे क्या किए गई, योजनाएं स्थापित की गई, राइट। जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके की योजनाएं निर्मित की गई, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक निम्न योजनाएं थी, मध्यम अवधि की योजनाएं थी, ठीक है, दीर्घ अवधि की योजनाएं थी और एक अनवरत योजनाएं थी। तो ये चार प्रकार की जो योजनाएं स्थापित की गई थी, ये योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई थी, राइट। अब इसके अंतर्गत आप जानते हो कि निम्न अवधि की योजनाएं क्या होती हैं, मध्यम अवधि की क्या होती हैं, दीर्घ अवधि की क्या होती हैं। तो निम्न अवधि की योजनाएं का मतलब है जो वार्षिक योजनाएं होती है ना, उनको इसमें समाहित किया गया, ताकि हो सकता है कि समय या आपत्ति के संदर्भ में किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब हम क्या करेंगे, वार्षिक योजनाओं को भी हम क्या कर सकते हैं, समन्वित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था कि जो छोटी छोटी योजनाएं थी उनको निम्न योजनाओं के मध्यम अवधि के निम्न अवधि के अंतर्गत उनको समाहित कर लिया गया था। दूसरी बात थी कि मध्यम अवधि की योजनाएं थी, तो मध्यम अवधि की योजनाएं जो है एक्चुअली में देखा जाए तो ये 5 वर्ष की जो योजनाएं थी, 5 से 15 वर्ष की, इन योजनाओं को शामिल किया गया था। ठीक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभी पंचवर्षीय योजनाएं, राइट। इसके बाद जो दीर्घ अवधि की योजनाएं थी, तो उसमें आप जानते हो 15 वर्ष से जो अधिक की थी, उनको हमने क्या किया था, इसमें दीर्घ अवधि योजनाओं को शामिल कर लिया था। अब बात आती है जो अनवरत योजनाएं थी, तो ये हमेशा चलती रही, इनकी कोई एक लिमिटेशन या किसी प्रकार का टाइम पीरियड नहीं होता था, रेगुलर या अनवरत चलती थी, राइट। अब बात ये आती है कि ये योजनाएं जो थी, एक प्लान योजना आयोग ने स्थापित तो कर ली, लेकिन सबसे पहले बात हमारे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजनाएं थी, देखिए, आपने जो योजनाएं आयोग पढ़ा होगा, कभी भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप जानते हो योजना आयोग ने जो अवधि बनाई गई थी, तो ये योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना जो ली थी, ये सोवियत संघ से ली थी, राइट। क्योंकि सोवियत संघ में जो प्लानिंग वहाँ चलती थी, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक थे, राइट। ये क्या था, एक वित्तीय वर्ष होता है ना, तो एक अप्रैल से 31 मार्च तक वो सोवियत संघ से ही लिया था, और सोवियत संघ के आधार पर ही हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया गया था, स्थायित्व प्राप्त किया गया था और आगाज हुआ था। तो आप जानते हो इन्हीं के आधार पर हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं को स्टैब्लिश किया गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यही पंचवर्षीय योजनाएं निरंतर क्या होती रही, धीरे धीरे इस पर काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना जो थी, वो देखा जाए तो 1951 से 1956 तक चली, राइट। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 तक रही। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि फर्स्ट पंचवर्षीय जो योजना थी, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय इसका जो मकसद था, 1951 से 1956 तक मानी जाती है। और ये एक्चुअली में देखी जाए ना, तो ये पंचवर्षीय योजना जो थी, ये 1 अप्रैल 51 से 31 मार्च 1956, राइट, टाइम पीरियड था इसका 5 वर्ष का। लेकिन आप जानते हो जो टाइम पीरियड था, ये सोवियत संघ से लिया समय, रूस नहीं था, ये सोवियत संघ था, एक संगठन के रूप में था। ओके, तो सोवियत संघ से ही लिया गया था। तो आप जानते हो ये पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसका स्थापित करने का या इसको रखने का मुख्य कारण क्या था। तो आप जानते हो हमारे यहाँ पर क्या हुआ था कि जब वो स्वतंत्रता, सुनना ध्यान से, स्वतंत्रता, जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय आप जानते हो कि भारत जो स्वतंत्र हुआ तो धार्मिक के आधार पे आप जानते हुआ था, ठीक है। तो धार्मिक, बहुलवादी धार्मिक हमारा यहाँ देश था, राइट। तो यहाँ पर धर्म के आधार पर जब विभाजन किया गया, तो यहाँ पर जब हिंदू वाले हिंदू रहेंगे, मुस्लिम मुस्लिम रहेगा, तो इस आधार पर जब विभाजन किया गया, तो आप जानते हो कि कुछ ऐसे लोग जो हुआ करते थे हमारे यहाँ पर रहते थे, जिनकी भूमि जो कृषि करते थे, तो वो हमारे यहाँ पे रहते थे। आप जानते हो इससे पहले भी अगर स्थिति देखी जाए, तो हमारे यहाँ पे जमी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी।
तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते थे, ज़मीन को हड़प लेते थे, तो उस ज़मीन पर अपना कब्जा करते थे। ओके। अब बात ये आती है कि जब वो स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ, उसके तहत जब भारत स्वतंत्र हुआ, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दर्जा प्रदान की गई स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, तो आप जानते हो क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर क्या था कि जो लोग भारत में थे, राइट, जो भारत में थे, तो कुछ ने वहाँ जाना पसंद किया, किसी ने यहाँ जाना पसंद किया, तो ये पलायन की स्थिति में आप जानते हो, जिनकी भूमि थी, जिनके पास भूमियाँ थी या किसी के पास भूमियाँ नहीं थी, तो इन भूमियों पे क्या हो गया, ये वंचित होने लगे, राइट। भूमियों पे से क्या ये वंचित होने लगे, इसकी वजह से आप जानते हो कि क्या हुआ कि लोग पाकिस्तान में कम जाना पसंद किए, लेकिन भारत में रहना ज़्यादा पसंद किया। लेकिन आप जानते हो क्या हुआ कि भारत में भूमि तो उतनी ही थी, राइट, भूमि तो उतनी थी, लेकिन आप जानते हो जब पाकिस्तान जब जब विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान के जो लोग थे वो भी भारत में आने लगे। वो पहले तो चले गए वहाँ पे, लेकिन बाद में वो आने की उन्होंने पसंदगी की, उन्होंने भारत में रहना मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो क्रिएट हो गई, तो वो भुखमरी को लेकर के हो गई। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पलायन भारत में कर गए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में रहना का पसंद किए। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर इतना खाद्यान्न का जो वितरण था या खाद्यान्न की जो व्यवस्था थी, तो इतनी पर्याप्त या इतने संसाधन पर्याप्त नहीं थे ताकि हम इन लोगों की आपूर्ति कर सकें, लोगों की खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकें, पोषण की आपूर्ति कर सकें। तो इसलिए जानते हो कि इतना ज़्यादा कुपोषण वृद्धि हुई, इतना ज़्यादा कुपोषण वृद्धि हुई, लोग भूखने मरने लगे। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो प्रयास किया गया था, वो कृषि को सुधारने के प्रयास किया गया था। कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, इस संदर्भ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना गठित की गई थी। क्योंकि इसका पहला मकसद यही था कि हमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं या हमारे जो नागरिक यहाँ पे रहें, उनको हम अच्छे तरीके से भोजन तो उपलब्ध करा सकें। रहना खाना ये इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक, ये इंपॉर्टेंट था। अगर रोटी कपड़ा मकान है तो ये अब सब कुछ है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जो पहली बार प्रयास किया गया, तो पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि पर आधारित थी। इसका मतलब है कि ये जो पंचवर्षीय योजना रही है, ये पूर्ण कृषि पर आधारित थी, ये पूर्ण कृषि पर आधारित थी। और आधारित क्यों थी, इसका रीज़न हमने आपको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा भुखमरी की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। क्योंकि भुखमरी आप जानते हो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, कुपोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत में रहना पसंद किए। इसकी वजह से हमारे यहाँ पर पहले से ही जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, राइट। तो अभी भी जमी प्रथा है, कहीं कहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र में अभी मिल जाएगी। लेकिन आप जानते हो ये जमींदारी प्रथा की वजह से आप जानते हो क्या हुआ कि काफ़ी जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़प ली। ओके। अब बात ये आती है कि इस जमींदारी प्रथा की वजह से आप जानते हो कि कोई भूमि से वंचित भी हो गया, कोई किसी के पास ज़्यादा भूमि हो गई, तो यहाँ पर अपनी अपनी खाद्यान्न की पूर्ति के लिए लगे थे। जिनके पास भूमि नहीं थी या ज़मीन नहीं थी, उनके पास इतना पर्याप्त संसाधन नहीं थे ताकि वो अपना पेट भर सकें, तो उनके पास इतनी ज़्यादा मानसिक समस्याएं हो गई, ठीक है, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं, बहुत सारे रोगग्रस्त हो गए, कुपोषण में वृद्धि हो गई, भुखमरी होने लगी। तो ऐसे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सबसे पहले जो प्रयास किया था, वो कृषि में सुधार के लिए प्रयास किया। वो कृषि में बढ़ावा देने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो अब बात ये आती है कि कृषि में जब उन्होंने प्रयास किया, तो इनका एक उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित ये किया था कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना रहेगी, राइट, पहली पंचवर्षीय योजना रहेगी, इसका जो मुख्य मकसद रहेगा ना, इसका मुख्य मकसद यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, कृषि में सुधार किया जाए। और इसके लिए इसने एक टारगेट रखा था। ये टारगेट जो था वो जीडीपी का 2.1% शामिल किया गया था। अर्थात पंचवर्षीय योजना थी, इसमें निर्धारित किया गया था कि टोटल जितनी जीडीपी है, राइट, टोटल जितनी जीडीपी है, ये टोटल जीडीपी का 2.1% जो रहेगा, वो निर्धारित किया गया था खाद्यान्न उत्पादन के लिए। यानी कि जो भारत में खाद्यान्न जो उत्पादन रहेगा ना, वो टोटल कितना रहेगा, पहली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया कि टोटल जितनी जीडीपी है उसका 2.1% है, वो किसका रहेगा, खाद्यान्न उत्पादन से रहेगा। इस चीज़ को निर्धारित किया गया। लेकिन आप जानते हो कि इस क्षेत्र में जब प्रयास किए गए, अलग अलग प्रकार से प्रयास किए गए, तो बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया था कृषि को लेकर के, तो इसके क्षेत्र में आप जानते हो कृषि को अगर प्रयास किया जाएगा, तो सबसे पहले कृषि में किसकी आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की। तो सरकार ने सबसे ज़्यादा सिंचाई पर बल दिया। तो सिंचाई के लिए आप जानते हो पहली बात, तो सबसे पहली अगर बात की जाए तो दामोदर घाटी परियोजना पहली स्थापित हो गई थी। सबसे पहली पंच जो योजना थी वो दामोदर घाटी परियोजना थी। वो पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई, वो पहले 1948 के तहत स्थापित हो गई थी, राइट। लेकिन आप जानते हो पहली पंचवर्षीय योजना जो
इसके तहत पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जो सिंचाई को लेकर के बात की गई थी, तो आप जानते हो यहाँ पर भाखड़ा जो नागल बांध था, भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है, नांगल बांध है हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो ये भाखड़ा नांगल बांध ये एक्चुअली में अलग अलग हैं, ये 7-8 किलोमीटर के अंतर पर हैं। ओके, ये एक ही बांध नहीं है, ये दो बांध है, भाखड़ा अलग है और नांगल बांध अलग है। क्योंकि इसमें ये देखा गया था कि पहली बात तो ये थी सिंचाई को लेकर की, तो सिंचाई को लेकर के जो बांध बनाया गया था वो भाखड़ा बांध था। ओके, क्या था? भाखड़ा बांध था। जबकि आप जानते हो फिर इसके साथ साथ आप जानते हो सिंचाई है तो ऊर्जा की भी तो आवश्यकता है, तो ऊर्जा बिजली, यानी कि कोई अगर चीज़ सिंचाई होगी तो सिंचाई किससे होगी? पंपिंग के माध्यम से होगी, राइट। पंपिंग माध्यम से होगी, नीचे से जो या कुछ भी जो ट्यूबवेलर होते हैं उनके माध्यम से क्या सिंचाई कराई जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी कि बिजली की, राइट। तो बिजली उत्पादन के लिए भी सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिजली उतार ऊर्जा पर भी फोकस किया। तो ऊर्जा पे आप जानते हो इसने सबसे पहले बांध बनाया था नांगल, राइट। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये एक्चुअली में एक ही बांध नहीं है, ये दो बांध हैं, लेकिन इसको एक ही नाम से जानते हैं क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना के तहत इनको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था, राइट। तो सरकार ने सबसे पहले इसी पे बल दिया। तो सरकार ने यही सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें कृषि को बढ़ावा देना है तो हमें इसके लिए सबसे पहले जो मानदंड है वो क्या अपनाने चाहिए? सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। अब सिंचाई को पर्याप्त रूप में जब बांध बनाए गए, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, राइट। इसी के साथ साथ आप जानते हो हीरा कुंड बांध जो भी था इसी के अंतर्गत बनाया गया था, हीरा कुंड बांध। ये जो महानदी पर बना है हीरा कुंड बांध, ये हीराकुंड बांध है एक्चुअली में जो बनाया गया था उड़ीसा में है। तो ये महानदी पर बनाया गया, राइट। ये किस पे है? महानदी पर है। और इसका भी एक ही जो मकसद था ये यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन और सिंचाई को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जो प्रयास किया गया था इसी के अंतर्गत किया गया था। आप जानते हो इतना ज़्यादा सरकार ने प्रयास किया, पहली बात कृषि पर, तो ये पूर्ण कृषि पर आधारित ही थी। तो आप जानते हो सरकार ने क्या किया, जितनी भी टोटल जीडीपी थी वो जीडीपी का 27.5% जो था वो सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया? कृषि पर। आप समझ लो टोटली जितना भी क्षेत्र है सरकार का, उस क्षेत्र की पर्याप्त रूप से का जितना जीडीपी बनती है उस जीडीपी का 27.5% जो था कृषि पर फोकस किया। जब इतना प्रयास किया तब सरकार का जो लक्ष्य था 2.1% जो था, ये इससे ज़्यादा सरकार को सफलता मिली। यानी कि ये जो पंचवर्षीय योजना रही सफल रही है, क्योंकि इसमें आप जानते हो जो कृषि को जो टारगेट बना के रखा गया था 2.1% जीडीपी का, उससे ज़्यादा उत्पादन देखने को मिला, उससे ज़्यादा। यानी कि जो ग्रोथ रेट बना था वो 3.6% ग्रोथ रेट हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हो 2.1% से 3.1% अगर ग्रोथ रेट हो रहा है तो आप खुद सोच सकते हो कि सरकार ने कितना प्रयास किया होगा, राइट। सरकार ने कितना प्रयास किया होगा। तो इसके लिए सरकार ने देखो कृषि पे कितना बढ़ावा दिया, सिंचाई पे दिया, ऊर्जा पे दिया। ओके, तो आप खुद समझ सकते हो इस चीज़ को लेकर के सरकार का मुख्य जो प्रयास था वो खाद्यान्न उत्पादन को लेकर था। साथ ही साथ इस क्षेत्र में आप जानते हो कृषि सुधार के लिए भी प्रयास किए गए थे। ओके, जमींदारी उन्मूलन को लेकर के प्रयास किए गए थे। लेकिन आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा प्रयास जो कृषि को लेकर के थे वो इसी पंचवर्षीय योजना में थे। लेकिन आगे चलकर और भी सुधार होते हैं, राइट। हम आगे तीसरी चौथी जो पंचवर्षीय योजना पढ़ाएंगे उसमें भी कृषि को सुधार को लेकर प्रयास किए गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयास जो था वो खाद्यान्न उत्पादन को लेकर के सबसे ज़्यादा इसी के अंतर्गत किए गए थे 1951 में। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आप जानते हो जब कृषि को लेकर के सरकार ने जब प्रयास किया इसमें तो ग्रोथ रेट 3.6% है। साथ ही साथ आप जानते हो कि उस समय हमारे यहाँ पर लगभग में 30 से 35 करोड़ जनता थी। ओके, 30 से 35 करोड़ जनता थी। तो इसमें से 30 से 33 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था। 30-33 लाख लोगों को क्या दिया गया था? रोजगार दिया। आप खुद समझ सकते हो इतना सरकार ने प्रयास किया तब 33 लाख रोजगारों की सुविधा प्रोवाइड करा पाई गवर्नमेंट ने। ओके, लेकिन ये पंचवर्षीय योजना रही है, समृद्ध रही, काफ़ी डेवलप रही है, काफ़ी प्रयास रहा, वो सफल रहा था। लेकिन आप जानते हो क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रयास किया गया था वो कृषि को लेकर के किया तो गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब कृषि को लेकर प्रयास किया गया था तो आपको पता ये होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वृद्धि बढ़ी थी वो प्रचंड बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी जो होती है ये एक्चुअली में एक छिपी प्रकार की बेरोजगारी होती है, यानी कि एक विशेष क्षेत्र में ही काफ़ी लोग काम करते हैं
और उनका उत्पादन है वो समान रहता है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर 2 व्यक्ति भी काम कर सकते हैं, अगर वहाँ 4 लगा दिए जाएँ फिर भी उतना ही उत्पादन होगा, 6 लगा दिए जाएँ फिर भी उत्पादन होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 व्यक्ति भी उतना ही उत्पादन कर सकते हैं या 1 व्यक्ति उतना ही उत्पादन कर सकता है। तो ये 5 व्यक्ति जो हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये बेरोजगार हैं। भले ही ये कृषि में काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार के बेरोजगार हैं, यही कहलाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट, ये छिपी एक प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जब कृषि पे बल दिया तो सभी लोगों को रोजगार कृषि में ही दे दिया गया। ओके, तो अब कृषि में रोजगार दिया गया तो यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बेरोजगारी जो थी एक पीढ़ी में देखा जाए तो वृद्धि ज़्यादा हुई थी, लेकिन रोजगार मिला था, रोजगार मिला था सभी को, कृषि को, क्योंकि कृषि में सुधार करना था गवर्नमेंट। इसके बाद जितने भी नल वो सिंचाई सुविधाएं थी या जो भी मनरेगा वाला जो सिस्टम था वो भले ही 2005 में आया था। राइट, लेकिन आप जानते हो मनरेगा से पहले भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सफाई कर्मी थी, नालियाँ सफाई, ये भी इस पर भी फोकस किया गया था। राइट, सरकार ने इस पर भी बल दिया था क्योंकि सिंचाई को बढ़ावा देना था। ओके, तो इस उद्देश्य हेतु आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ था वो इसी में हुआ था। चलो, तो इतना पर्याप्त है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दूसरी बात है, ये हीराकुंड जो बांध है इसको एक उस समय नाम दिया गया था, वो दिया गया था यहाँ पे आधुनिक भारत का मंदिर, क्योंकि ये पीएससी वगैरह पूछ देता है आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का मंदिर आप कोई अलग मंदिर मत समझ लेना, ये एक प्रकार का हीराकुंड बांध को ही आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है बांधों को कहा जाता है। इसे कहा जाता है बांधों को। सबसे ज़्यादा बांध जो बनाए गए थे वो पहली पंचवर्षीय योजना में स्टैब्लिश किए गए थे, स्थापित किए गए थे। राइट, अब बात ये आती है कि ये बांधों का आधुनिक भारत का जो मंदिर है ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, देखो ये पॉइंट है, एक एक नोट डाउन करते रहना। चलिए, और साथ ही साथ आप जानते हो दो तो चीज़ें सरकार ने प्रयास कर ली। इसके बाद सरकार ने इस पर परिवहन को लेकर के भी थोड़ा फोकस किया था। तो परिवहन में आप जानते हो अगर कोई चीज़ खाद्यान्न उत्पादन होती है तो परिवहन में जितनी भी आप जानते हो कि सड़क से सुविधाएं हो या वहाँ पे कोई भी ट्रैकिंग हो या किसी प्रकार की सरकार ने परिवहन की जो इधर जो भी यातायात हैं तो उनको लेकर के सरकार ने प्रयास किए, सड़क मार्ग को लेकर प्रयास किए सरकार ने, परिवहन क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा दिया। परिवहन को सरकार ने काफ़ी डेवलप करने का प्रयास किया। इसमें सरकार ने 18% लगभग खर्च किया था जीडीपी का। टोटल 18% जो था वो परिवहन क्षेत्र में भी खर्च किया था। राइट, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है ही। 18% सरकार ने क्या किया था, किस क्षेत्र में खर्च किया था, वो किया था परिवहन क्षेत्र में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत इतने जो डाटा हैं, आकलन के जो हमने आपको बताए हैं इतने पर्याप्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना। लेकिन आप जानते हो दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टैब्लिश करने से पहले क्या हुआ था कि 1953 में ही पीसी जो महालनोबिस थे उन्होंने अपना मॉडल तैयार किया था। राइट, लेकिन एक चीज़ और दिमाग में आप रख लो, तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसके अंतर्गत जो मॉडल अपनाया गया था वो रॉमर डॉमर डॉमर, ये क्या था, एक प्रकार का देखा जाए तो मॉडल था। ठीक, ये पहली पंचवर्षीय योजना का रॉमर डॉमर मॉडल था। यानी कि कोई भी योजना अगर स्टेप आप बना रहे हो तो वो योजना में कोई तो ऐसा आपके पास एक निर्देशांक होना चाहिए या कोई ऐसा संकेतक होना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को समझ तो सकें कि किस उद्देश्य से बन रही है, कैसा बन रही है। तो इसके लिए रोमर डॉमर क्या है, एक प्रकार का देखा जाए तो ये एक मॉडल था। इस मॉडल के आधार पर ही पहली पंचवर्षीय योजना स्टैब्लिश की गई थी, रोमर डॉमर। देख लेना क्योंकि पूछ दिया जाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको पहली पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई है, कोई ज़्यादा खास है नहीं इसमें, नॉर्मली है। लेकिन इसी पहली पंचवर्षीय योजना में ही क्या किया गया था, पीसी महाल जो नोबिस थे उन्होंने अपना एक मॉडल तैयार कर लिया था, लेकिन उसको 1956 के बाद क्या किया था, लागू किया गया था। चलिए अभी हम बता रहे हैं, वेट करो। चलो, तो अब बात ये आती है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि 1956 से लेकर के 1961 में, 1956 से लेकर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस पंचवर्षीय का जो सबसे मुख्य कारण था कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए। देखो क्या होता था, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी
उसका कृषि पर आधारित था। अब कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियाँ थीं या जो भी सरकार की आवश्यकताएं थी खाद्यान्न को लेकर, सरकार ने प्रयास किए और वो भी उस प्रयास तक सरकार पहुंची, उससे ग्रोथ रेट में भी वृद्धि हुई। राइट, जितना ग्रोथ रेट उसने निर्धारित किया था 2.1, उससे ज़्यादा 3.6% बना जा, आप खुद समझ सकते हो कितना ज़्यादा हुआ। तो सरकार बहुत खुशी हुई, सरकार ने कहा कि चलो हमने कृषि क्षेत्र में तो अच्छा काम कर लिया है, हमने सिंचाई ऊर्जा क्षेत्र बढ़िया काम किए हैं, हाँ बांध भी बना लिए हैं। अब सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी काम करें, क्योंकि अभी तक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इतना काम नहीं था। राइट, हमारे यहाँ पर देखा जाए तो छोटे छोटे हथकरघा उद्योग थे, बड़ा उद्योग कुछ भी नहीं था, छोटे छोटे थे, लेकिन एक बड़ा उद्योग जरूर था। वो टाटा जी ने जमशेदपुर में स्थापित कर लिया था, वो पहले किया था। ओके, लेकिन उसके बाद कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ, उसके बाद कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन 1956 1961 की जो पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है, इसका पूर्ण जो मकसद था वो किस पे था, उद्योगों को लेकर के। अब यहाँ पर उद्योगों को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि 1948 से पहले पहले आप जानते हो महात्मा गांधी तो हमेशा यही चाहते थे छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं। राइट, छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए जाएं, तो इनके लिए आप जानते हो कि सरकार ने इस चीज़ को नहीं माना। वो चाहते थे कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो जवाहरलाल नेहरू ने देखा जाए तो क्या हुआ था, एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू ने कि जवाहरलाल नेहरू का मकसद यही था कि हम बड़े बड़े उद्योगों स्थापित करेंगे। छोटे उद्योग छोड़ो, वो गया जमाना, छोटे छोटे उद्योगों का कोई मतलब नहीं, हथकरघा उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, तो उन उद्योगों का कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, लोग अपने जो भी घर में काम करते हैं वो तो करेंगे ही, वो अच्छी बात है, लेकिन हम इनके साथ साथ बड़े उद्योगों को भी स्थापित करना चाहते हैं। यानी कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ था, उद्योगिकीकरण किया गया था। उद्योगिकीकरण का मतलब ये होता है कि जहाँ पर उद्योगों में सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, 50% से प्लस निवेश होना चाहिए। साथ ही साथ आप जानते हो ये उद्योगिकरण के अंतर्गत सरकार का एक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। राइट, तो सरकार ने उद्योगिकरण किया, सरकार ने क्या किया, उद्योगिकीकरण किया। अब समस्या यहाँ आ रही थी कि उस समय अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हो कि होड़ लगी थी कि गुटनिरपेक्ष नीति को लेकर के भी होड़ थी। दूसरी बात देखा जाए तो शीत युद्ध भी चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तो आप जानते हो सरकार ने सोचा कि एक जगह तो समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था थी, समाजवादी रूस वाली थी, दूसरी जगह कैपिटल यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था जो अमेरिका की साइड थी। तो सरकार ये चाहती थी कि हम कौन सी व्यवस्था अपनाएं। राइट, कौन सी व्यवस्था अपनाएं, क्या हम उद्योगों को अपने अपने तरफ पूर्ण पूर्ण मतलब सरकार के अंतर्गत नियंत्रण कर लें, यानी कि समाजवादी व्यवस्था अपना लें, या हम कैपिटल कर लें यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था अपना लें। ठीक है, कैपिटलिस्ट कर लें, पूंजीवादी व्यवस्था अपना लें। तो इस चीज़ को लेकर सरकार को भी मन में दुविधा थी, लेकिन सरकार ने सोचा अगर हम पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था अपनाते हैं या हम पूर्ण रूप से पूंजीवादी व्यवस्था बनाते हैं, इससे देश नहीं चलने वाला। क्योंकि अगर हम पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था बनाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष नियंत्रण सभी उद्योगों पर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग जो हैं, लोगों के पास जो संपत्ति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं मतभेद होगा। ठीक है, इस वजह से सरकार ने सोचा कि अगर हम पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, हो सकता है कि लोग जो हैं उनको हम इतना पर्याप्त संसाधन ना दे पाएँ या हम उनको पर्याप्त रोजगार ना दे पाएँ। तो इस प्रकार से सरकार ने ये भी विचार किया, क्योंकि हम पूर्ण नियंत्रण सभी संसाधनों पर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि समाजवादी में ऐसा ही होता है, पूर्ण नियंत्रण सरकार का ही होता है। लेकिन दूसरी बात थी कि पूंजीवादी व्यवस्था थी, तो पूंजीवादी में देखा जाए तो निजी व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति होती है, निजी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उद्योग स्थापित करेंगे, सब कुछ काम करेंगे। तो सरकार ने ये भी कहा कि अगर हम इनको प्रेफरेंस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बल इनको देते हैं, इसे हाँ निजी व्यक्तियों को, तो इससे क्या होगा कि यही निजी जो व्यक्ति हैं जिन्हें हम देना चाहेंगे या लोग जो उद्योग स्थापित करेंगे, तो इससे क्या है कि लोग यही अपनी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाही करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारे यहाँ पर जो वंचित वर्ग लोग हैं वो ज़्यादा वंचित होते जाएंगे। राइट, इस प्रकार सरकार ने प्रयास किया कि क्यों ना हम दोनों को मिला जुला रूप ले लें। तो औद्योगिकीकरण के अंतर्गत इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। राइट, यहाँ लिख सकते हो, औद्योगिकीकरण जब हुआ था तो इसके अंतर्गत आप जानते हो करण सरकार ने क्या किया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब तो आप समझ ही गए ना,
यानी कि समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के, यानी कि सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और निजी व्यक्ति भी अपना हस्तक्षेप करेगा, राइट। यानी कि दोनों का एक प्रकार से नियंत्रण रहेगा, यानी कि अपने अपने क्षेत्र में दोनों लोग काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, इससे देश का सतत विकास हो जाएगा। निश्चित ही समावेशी विकास होगा, समावेशी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से किसी भी योजनाओं को, परियोजनाओं को स्थापित करेंगे, इससे दोनों का, निजी व्यक्तियों का भी और सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी भलाई होगी उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने औद्योगिकीकरण किया था, लेकिन वो वित्तीय अर्थव्यवस्था को लेकर किया था। तो आप जानते हो कि औद्योगिकीकरण किया गया था, यहाँ पर जो भी उद्योग स्थापित किए गए थे, तो ये उद्योग जो थे एक्चुअली में, जो पीसी महालनोबिस का नाम प्रसाद चंद्र था, राइट। उनका अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रसाद, प्रशांत चंद्र, प्रसाद नहीं प्रशांत चंद्र था इनका नाम, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, एक मॉडल तैयार कर लिया था पहले ही 1953 में। 1953 में उन्होंने जब मॉडल स्टेब्लिश कर लिया, तो इन्हीं के मॉडल के आधार पर ही क्या किया गया था, औद्योगिकीकरण किया गया था और यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। तो इस औद्योगिकीकरण में आप जानते हो अलग अलग बहुत सारे क्या स्थापित किए गए थे, स्टील प्लांट उद्योग स्थापित किए गए। तो स्टील प्लांट उद्योग में आप जानते हो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वैसे ही होड़ चल रही थी, ठीक है। तो भारत सरकार जो थी, मतलब जब भारत सरकार के पास इतना पर्याप्त संसाधन तो नहीं थे, तो सरकार ने क्या किया कि विदेशों से सिफारिशें लेना प्रारंभ किया। लेकिन वो सिफारिशें जो थी वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी। सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर पुनः दोबारा से किसी प्रकार का लोग नियंत्रण कर सकें। पहले से ही ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो पुराना दोबारा से वही चीज़ें गलती नहीं अपनाना चाहते थे, राइट। तो सरकार ने केवल वहाँ पर एक अपनी ओपन इकोनॉमी नहीं की थी, बंद इकोनॉमी रखी। बंद इकोनॉमी के अंतर्गत उन्होंने केवल भारत सरकार ने सिफारिश ली, क्योंकि सरकार के साथ तो इतना संसाधन नहीं थे। तो सरकार ने जब विदेशों से सिफारिश लेना प्रारंभ किया, तो वहाँ उसकी सिफारिश के आधार पर अलग अलग हमारे यहाँ पर उद्योग से संबंधित स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे, राइट। तो जिसके अंतर्गत आप जानते हो भिलाई स्टील प्लांट जो स्थापित किया गया था, राइट। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ ने स्थापित किया था, लिख लो, ये हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख लो, भिलाई स्टील प्लांट। तो ये भिलाई स्टील प्लांट जो था, ये सोवियत संघ की सिफारिश के आधार पर, क्योंकि उस समय सोवियत संघ ही था, रूस नहीं हम कह सकते थे, क्योंकि सोवियत संघ के सिफारिश के आधार पर ये स्थापित किया गया था भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। वही भिलाई स्टील प्लांट, आप जानते हो कि कोई भी स्टील प्लांट अगर स्थापित होता है तो निश्चित रूप से उसके पास कुछ ना कुछ ऐसी एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, वहाँ पे पर्याप्त कोयला का उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो ऊर्जा का जो स्रोत माना जाता था उस टाइम कोयला था, तो अभी भी है, कोयला ही है। कि सरकार और भी क्षेत्रों में काम कर रही है तो वो अलग बात है, लेकिन कोयला इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक। तो कोई भी अगर स्टील प्लांट स्थापित होता था तो उसके लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, कोयला होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, वहाँ पे नदी होनी चाहिए, वहाँ पे ज़मीन की सही तरीके से होनी चाहिए। तो वहाँ क्षेत्रों पर स्टील प्लांट स्थापित किए। तो ऐसी प्रकार आप जानते हो ये भिलाई स्टील प्लांट स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये सोवियत संघ की सिफारिश के आधार पर किया गया, राइट। दूसरा जो स्थापित किया गया था ये था राउरकेला। तो राउरकेला देखा जाए तो ये आपको उड़ीसा में मिल जाएगा। तो राउरकेला जो जो प्लांट था ये एक्चुअली में देखा जाए तो कहाँ स्थापित किया गया था, राउरकेला उड़ीसा में, और किसकी सिफारिश पे, जर्मनी की। तो इसमें जर्मनी की सिफारिश के आधार पर ही क्या किया गया था, राउरकेला में एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। तो इसका भी मकसद सेम था, भिलाई स्टील प्लांट की तरह ही था, इसका कोई अलग नहीं था, केवल उद्योग से ही संबंधित था। और यहाँ पर जो नियंत्रण था गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष रूप से, औद्योगिकीकरण किया गया। भले ही यहाँ पे मिश्र अर्थव्यवस्था को अपनाया था, लेकिन मिश्र अर्थव्यवस्था में जो लोग स्थापित अपने अपने करना चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट अपना करना चाह रही थी सिफारिश के आधार पर। तो उन्होंने राउरकेला हो, भिलाई हो, या एक दुर्गापुर वाला भी आता है, लिख लो। तो ये तीन जो स्टील प्लांट थे, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट जो पश्चिम बंगाल में है, ये भी देखा जाए तो सोवियत संघ की सिफारिश, एक मिनट, ब्रिटेन की सिफारिश के आधार पर ही को भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो आप जानते हो कि सोवियत संघ की सिफारिश के आधार पर, तो इधर जानते हो जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ पे आप जानते हो ये जो देश थे ना, ये एक प्रकार से पूंजीवादी देश थे, जबकि ये जो है एक साम्यवादी देश था, एक समाजवादी व्यवस्था थी उसमें। तो यहाँ पर भारत सरकार गुटनिरपेक्ष नीति को अपना रही थी। गुटनिरपेक्ष नीति जो बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो उसके तहत आप जानते हो क्या हुआ था कि गुटनिरपेक्ष की नीति का मतलब ही यही था
कि हम किसी गुट में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार से तटस्थता तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन वो दोनों का समर्थन में एक प्रकार से ऐसा होना चाहिए था कि हम किसी की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते हैं, बस ये है कि हम दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए हुए दोनों को काम करेंगे। हाँ, उनकी तटस्थ, लेकिन गुटपेट नीति तटस्थ नहीं थी। हम गुटपेट नीति का मतलब तटस्थ नहीं ले सकते थे, पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं थी कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस इतना था कि हाँ, हम दोनों को सिफारिश करें, दोनों के आधार पर हम उनका अगर डिसीजन मेकिंग होता है उस चीज़ में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हाँ, एक किसी पार्टी विशेष के अंतर्गत हम जाने का प्रयास नहीं करेंगे, ये मकसद था गुटपेट का। तो उन्हीं की तभी तो इससे जब गुटपेट नीति को अपनाया तो अन्य जो देश थे, सामवादी हैं, पूंजीवादी हैं, बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बढ़िया भारत है, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से इसकी सिफारिश करना प्रारंभ कर दिया था भारत को। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि ये जो 3 स्टील प्लांट थे ये इस्टेब्लिश हो गए, ये इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये कौन सी है? द्वितीय पंचवर्षीय। चलो, इसके अंतर्गत आपने समझ ही लिया। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एक स्टील प्लांट और स्थापित किया गया था, वो था बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट। ये भी सोवियत संघ के सिफारिश के आधार पर ही था, लेकिन आप जानते हो ये जो स्टील प्लांट था, ये जो स्टील प्लांट था ये एक्चुअली में तीसरी पंचवर्षीय योजना में था। ये जो 3 थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थे, जबकि चौथा जो था बोकारो, ये पूछ दिया जाता है बोकारो स्टील प्लांट किस कौन पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये तृतीय में आया था। ओके, तो बोकारो जब तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्टैब्लिश किया गया था और ये सोवियत संघ की सिफारिश के आधार पर ही हुआ था। लेकिन बाद में सरकार ने क्या काम किया कि अब इन चारों के बीच में क्या होने लगा, अलग अलग प्रकार से इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी, टकराव होने लगा। ठीक है, क्योंकि संसाधनों को लेकर सबसे बड़ी होड़ थी, तो इनके बीच में क्या हुआ, चारों में आपस में मातापच्ची या झगड़े, या कुछ झगड़े तो हम नहीं कह सकते हैं, बस है कि इनको संसाधनों को लेकर के आपस में जो थी वो प्रतिस्पर्धा होने लगी। अब आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि करना है तो इनके बीच में अगर प्रतिस्पर्धा होगी तो देश का विकास कैसे होगा, तो सरकार ने बाद में क्या किया, इन चारों को मिला दिया, इन चारों को मिला दिया, उसका औद्योगिकरण कर दिया, इन चारों को मिला करके एक सेल कंपनी नाम से बना दी, यानी लिमिटेड कर दिया, यानी कि ये था स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। जो स्टील अथॉरिटी है यानी कि स्टील प्राधिकरण भारत की जो इंडिया लिमिटेड की निगम है, तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो पहला था सेल, सेल जो था सरकार ने पहला ऐसा निगम स्थापित किया था इन चारों को मिलाकर मिक्सअप करके। ओके, चलिए, तो ये सेल को क्या कहते हैं, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड लिख लेना, ठीक है। चलो, तो बाद में कर दिया गया था। ओके, चलिए, तो समझ में आ गया आपको। साथ ही साथ आप जानते हो कि सरकार ने देखा जाए तो यहाँ पर जो छोटे छोटे उद्योग थे इनको ख़त्म नहीं किया था, कि सरकार ने छोटे छोटे उद्योग जो भी अपने अपने क्षेत्र विशेष में थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उनको सरकार ने बनाए रखा। ठीक, उन्हें सरकार ने बनाए रखा, भले ही छोटे छोटे उद्योग थे, खत्म नहीं किया था, सरकार ने उन चीज़ों को भी फोकस किया, बनाए रखा था, लेकिन नए नए छोटे उद्योग स्थापित करने से रोका था कि बड़े बड़े उद्योग होना चाहिए, वो पर्याप्त हैं। ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों से कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे उद्योग जो लोग काम कर रहे थे वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हैं। अब बात ये आती है कि बाद में क्या हुआ, अ, इससे पहले भी आप जानते हो उद्योग स्थापित हुए थे, जैसे टाटा ने अपना जमशेदपुर में एक टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी थी, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। इसके बाद आप जानते हो कि और भी स्थापित किए गए थे, जैसे एल्यूमिनियम क्षेत्र में, एल्यूमिनियम क्षेत्र में देखा जाए तो उद्योग अलग से स्थापित किए गए थे, जैसे हिंडाल्को है और इंडाल्को है। तो हिंडाल्को इंडाल्को ये यूपी में किया गया था, उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को, ठीक। और ये इंडाल्को है, ये राष्ट्रकूट है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में ही है, हाँ, ये राष्ट्रकूट में ये क्या किया गया था, रायकूट है, रायकूट साइड है, हाँ, एक बार देख लेना, रायकूट है, क्या किया गया था, हिंडाल्को स्थापित किया है, जबकि हिंडाल्को जो था वो यूपी में था। ये हिंदुस्तान, देखो, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया एल्यूमिनियम कंपनी है, ये है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ओके, तो ये दो स्थापित किए गए थे, यही एल्यूमिनियम संबंधित थे, एक किसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
ओके, तो आपको इतना भी समझ आना चाहिए। इसी के साथ साथ आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू ने 5 IIT, ओके 5 IIT कॉलेज स्थापित किए गए, क्योंकि सरकार ने ये सोचा, प्रधान जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम बड़े बड़े वो साइंटिफिक फॉरेंसिक क्षेत्र में या साइंटिफिक क्षेत्र में हम क्या करें, कुछ ऐसा काम करें ताकि हम नई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। ओके, ये तो उद्योग हैं, उद्योग में कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, बस नॉर्मली है, पिघलाना गिलाने का काम था इसमें। ओके, लेकिन सरकार ये भी चाहती थी कि हम कुछ अलग से नया नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने क्या किया था, 5 IIT स्थापित किए थे। राइट, 5 IIT स्थापित कॉलेज जो थे IIT के, जवाहरलाल नेहरू ने ही स्थापित किए थे, उन्होंने ही किया था 5 IIT। ठीक है, कॉलेज ये इस्टेब्लिश किए गए थे 5 IIT। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, 5 IIT कॉलेज। राइट, चलो तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया 5 IIT कॉलेज। चलिए, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, इनको इस्टेब्लिश किया था, जवाहरलाल नेहरू। चलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और भी प्लांट इस्टेब्लिश किए गए। ठीक है, और भी प्लांट जो था वो इस्टेब्लिश किए गए, जैसे उर्वरक, सीमेंट, देख लो, उर्वरक थे, सीमेंट प्लांट थे, सीमेंट है, उर्वरक, सीमेंट में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में मिलता है, उर्वरक है, सीमेंट है, ये भी सब देखा जाए तो इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इस्टेब्लिश किए गए। तो इसका मुख्य मकसद ही था औद्योगिकीकरण करना, उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक, चलो तो उम्मीद करते हैं आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना समझ में आ गई। चलिए, अब हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो इसमें कोई टारगेट बेस नहीं रखा गया था, क्योंकि इसका मुख्य मकसद जो था वो केवल केवल जो था ना, वो था औद्योगिकीकरण, यानी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और इसमें PC महालनोबिस ने जो मॉडल अपनाया था अपना, उसके तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, ये बड़े बड़े उद्योगों को इस्टेब्लिश किया गया था। राइट, जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक ही थे, चाहते ही थे कि बड़े बड़े उद्योग इस्टेब्लिश किए जाएँ, छोटे छोटे उद्योगों का ज़माना ख़त्म हो गया है, कोई मतलब ही नहीं है। अब हम बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी, इसका जो मकसद जो था ना, ये सरकार ने तो सोच लिया कि चलो हमने कृषि को भी बढ़ावा दे लिया है, उत्पादन ठीक ठाक कर लिया है। ऐसा तो था नहीं कि कृषि पंच अगर कोई चीज़ उन्होंने, जैसे उत्पादन क्षेत्र में अगर पहली पंचवर्षीय योजना हुई तो द्वितीय में बिल्कुल कृषि को नकार दिया, ऐसा तो है नहीं, तो फिर से घाटा हो जाएगी सरकार। लेकिन हाँ, फोकस जो सबसे ज़्यादा रहा है वो औद्योगिकीकरण को रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कृषि को खत्म कर दिया, कृषि तो चल रही थी, कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए औद्योगिकरण को फिर बढ़ावा दिया। अब जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है तो सरकार ने प्रयास किया, क्योंकि क्यों ना हम औद्योगिकीकरण के साथ साथ हम कृषि को भी, दोनों को बढ़ावा एक साथ लेके चलें। तो ये तो औद्योगिकरण को पूर्ण था, वो कृषि को लेकर पूर्ण था। ठीक है, लेकिन कृषि चल रही थी, लेकिन कृषि को सरकार ने इतना पर्याप्त संसाधन उसको फोकस नहीं किया था, औद्योगिकरण पर ज़्यादा बल दे दिया था। ओके, लेकिन जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है तो इसके तहत औद्योगिकरण पर भी बल दिया गया था, उद्योगों, ज़्यादा ज़्यादा उद्योगों को इस्टेब्लिश किया गया था, और अन्य छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए थे। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही कृषि को भी बढ़ावा दिया गया था। राइट, तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ था, सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत आप जानते हो उद्योगों का विकास करने के लिए, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना लिख लो। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप जानते हो ये 1961 से 19, और वित्तीय वर्ष हमने आपको बताया 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका जो मुख्य कारण यही था, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ कृषि को, यानी कृषि प्लस उद्योग दोनों को बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य कारण था। और इसने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 5.6% लक्ष्य निर्धारित किया था विकास, यानी कि GDP का जो ग्रोथ रेट इन्होंने रखा, जितनी GDP होगी, टोटल GDP का जो ग्रोथ रेट रहेगा, मतलब एक निर्धारित किया गया था, उसका लक्ष्य जो निर्धारित था 5.6% रहेगा, 5.6%। के तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दोनों पे प्रयास किया।
ठीक है, दोनों पे सरकार ने क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि मिश्रण थी। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मिश्रित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो यही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि कृषि और उद्योग दोनों को इसमें एक साथ मिला लिया गया था। सरकार ने जो ग्रोथ रेट रखा था 5.6% रखा। ठीक। अब बात ये आती है कि ये पंचवर्षीय योजना जो थी, लेकिन इतना ज़्यादा विकसित नहीं कर पाई। सरकार इसमें प्रयास कर रही थी, सरकार ने उद्योगों को भी स्टेब्लिश कर लिया, कृषि को भी बढ़ावा दे लिया। ओके, तो अब सरकार जो थी देखा जाए कि जितना भी सरकार ने अपनी कमाई की, उद्योगों के लिए भी कमाई की, कृषि के लिए कमाई की, तो सरकार ये चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और रोजगार बढ़ा सकें, समावेशी विकास के लिए सरकार ने और भी प्रयास कर सकें। लेकिन ये जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके तहत कुछ और ही चीज़ें, समस्याएं घट गईं। ओके, तो उन समस्याओं की वजह से आप जानते हो ये जो पंचवर्षीय योजना थी काफ़ी असफल हो गई। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना थी, ये असफल हो गई। ये दो पंचवर्षीय योजनाएं थी, ये सरकार ने इस पर प्रयास किया, सफल सी रही। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे ज़्यादा असफल रही। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आप जानते हो क्या हुआ था कि तो 1962 में चाइना से युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, 1962 में क्या हुआ था, भारत चाइना युद्ध हो गया। ठीक, अब भारत चाइना युद्ध हुआ। अब तो भारत चाइना युद्ध में आप जानते हो कि क्या हुआ था कि जितने जब युद्ध हुआ तो इस समय यहाँ पे चीन की क्या हुई थी, विजय। भारत यहाँ पे इस समय देखा जाए तो काफ़ी दो जगह से मार खा गया था। ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र जो था, यहाँ वाला क्षेत्र, और इधर वाला जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर का, यहाँ जगह से। तो आप जानते हो क्या हुआ था, ये अचानक हमला किया गया था ना, इस वजह से। तो 1962 में क्या था कि चीन और भारत का जब युद्ध हुआ, तो इस स्थिति में आप जानते हो सरकार ने जितने भी अपने पास जो जीडीपी का रेट रखा था, जीडीपी का जो रेट रखा था 5.6%, तो इनके युद्ध होने की वजह से, तो एक युद्ध तो नहीं हुआ था, दो युद्ध हुए थे, राइट। तो आप जानते हो कि जब युद्ध हुए तो सरकार ने क्या काम किया कि सरकार तो सैन्य क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दे रही थी उस टाइम। सरकार को इससे मतलब नहीं था, सरकार अपनी भले ही प्राकृतिक सीमा, जो सीमा थी उसके अंतर्गत लगाना चाहती थी, लेकिन सरकार सैन्य क्षेत्र में इतना विकास नहीं कर रही थी। सरकार सबसे ज़्यादा रोजगार के क्षेत्र में, लोगों की खाद्यान्न के लिए, उद्योग के लिए, फॉरेंसिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में काम कर रही थी। लेकिन बात ये आ गई कि जब युद्ध हुआ तो सरकार ने अलग से, जो सरकार ने अपने पास में जो राजस्व जुटा के रखा था, जो भी पूंजी सरकार के पास रखी थी, राजस्व रखा था, सरकार ने क्या काम किया, इसी सैन्य क्षेत्र में लगाना प्रारंभ कर दिया। सरकार ने कहा, सोचा कि चलो 1962 ये युद्ध हो गया तो हम अब क्या करेंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा, हम अगर उद्योग बढ़ावा दे रहे हैं, अगर कोई युद्ध करेगा तो हमें उसके लिए भी तो सुरक्षा चाहिए। सरकार ने फिर सैन्य क्षेत्र को भी बढ़ावा देने लगा। तो इसमें आप जानते हो सरकार का सबसे ज़्यादा जो पैसा था वो इस क्षेत्र में खर्च होने लगा, इस क्षेत्र सैन्य वाले क्षेत्र में। तो अब क्या होने लगा कि जो सरकार रोजगार, कृषि, इनमें बढ़ावा दे रही थी, ठीक है, उद्योगों में बढ़ावा दे रही, तो इनमें बढ़ावा देना बंद हो गया और सरकार ने सैन्य क्षेत्र में बढ़ावा दिया। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि जो ग्रोथ रेट जो 5.6% था, ये घटकर कितना हो गया, 2.8% हो गया। तो आप खुद समझ सकते हो, पहली वाली में 3.6% तक पहुंचा था, ठीक, लेकिन इसके अंतर्गत आप जानते हो 2.8% रह गया। तो अब सरकार को ये जो पंचवर्षीय योजना थी असफल हो गई, क्योंकि 1962 के बाद 1965 में भी युद्ध भारत और पाकिस्तान का छिड़ गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, राइट। तो इस समय देखा जाए तो पाकिस्तान का युद्ध जब भारत से हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का जब जब युद्ध हुआ तो यहाँ पर भी आप जानते हो बहुत ज़्यादा क्षति हुई, बहुत लोग मारे गए। ठीक है, तो जितना भी सरकार के पास अपना बजट बनाया था सरकार ने, तो वो बजट को सैन्य क्षेत्र में ही खर्च हो गया। ठीक, उस क्षेत्र में ही ज़्यादा ज़्यादा खर्च होने लगा। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो ये जो पंचवर्षीय योजना थी तृतीय वाली, ये असफल हो गई। कैसे हो गई? असफल हो गई, यानी कि जो टारगेट रखा उस टारगेट तक अगर ना पहुंच पाना, उस स्थिति में वो योजना जो है वो असफल मानी जाती। चलो, तो अब बात ये आती है कि ऐसी स्थिति में देखा जाए कि जब युद्ध 1962 के बाद में, ये 65 तो बाद में हुआ था, लेकिन 1962 के बाद जब युद्ध हुआ था तो उस समय 1963 में भी क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल ने, एक मिनट, 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी भी मृत्यु हो गई। अब इनकी जब मृत्यु हो गई तो अब सरकार के ऊपर एक और बोझ आ गया कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। पहली बात तो दो ये युद्ध छिड़ गए बड़े बड़े, ठीक है, और तृतीय जो था वो जवाहरलाल नेहरू भी, ये भी बड़ी समस्या, 64 में मर गए ये। लेकिन ये
पाकिस्तान युद्ध नहीं हुआ था तब, 1964 में ही पहले मर गए थे, बाद में ये युद्ध हुआ था। राइट, ये मर गए थे। अगर डेट लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई खास ज़्यादा है नहीं, 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। लेकिन फिर तत्काल जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लेकिन लाल बहादुर जो शास्त्री थे, ये प्रधानमंत्री देखे जाए ना तो बहुत ही ढीले थे, कमज़ोर प्रधानमंत्री थे। ये कमज़ोर थे क्योंकि ये किसान के क्षेत्र को बढ़ावा ज़्यादा देते थे। मतलब इनके अंदर स्ट्रांगली जैसी कोई चीज़ें नहीं थी, तो ये प्रधानमंत्री औपचारिक आप समझ सकते हो, क्योंकि उस समय जो इंदिरा गांधी थी वो अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगी थी। इंदिरा गांधी जो थी वो वर्चस्व बढ़ाने में लगी थी, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो खैर वही वही चाहेंगी कि हम क्यों ना बन जाए मंत्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो बनाए गए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे एक्चुअली में इनका फोकस जो था वो भी कृषि को लेकर, किसानों को लेकर। तो इनका एक अपने नारा सुना हुआ, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का मतलब ये था कि ये कृषि सबसे ज़्यादा जो अपना प्रयास करते थे वो था किसानों को लेकर कर। ठीक, तो अगर किसान है तो जवान, अगर जवान है किसान है, ये सब इनका नारा रहा है। ओके। लेकिन आप जानते हो लाल बहादुर शास्त्री जो, मतलब देखा जाए तो ये एक प्रकार के कमज़ोर प्रधानमंत्री रहे हैं। राइट, तो इनके ही समय में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो फिर क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्ति के लिए एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वो सम्मेलन है ताशकंद सम्मेलन। ठीक है, ताशकंद में एक सम्मेलन हुआ था यूएनओ को, यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ था। इसके लिए हुआ था, ये जो युद्ध जो जैसी स्थितियां बन रही हैं, इन उद्योगों को शांति धैर्य बनाने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ था ताशकंद में। तो ताशकंद एक प्रकार की राजधानी है और ये है उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान जो है एक्चुअली में आपको चाइना और ऊपर मंगोलिया से इधर जस्ट लगा लगा मिल जाएगा। तो ये ताशकंद तो था वहाँ पे की राजधानी, जहाँ पे यूएनओ का सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो गए थे यूएनओ सम्मेलन में। तो उनके जब यूएनओ सम्मेलन हुआ तो उस समय फिर भारत पाकिस्तान युद्ध जो था वो ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया ताशकंद सम्मेलन के तहत, यूएनओ का सम्मेलन जो था। ठीक है। लेकिन आप जानते हो उसी रात रात में क्या हुआ कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो इनको कहीं हेड अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, तो ये हृदय अटैक की वजह से इनकी जो मृत्यु थी वो ताशकंद में ही हो गई। ओके। इनकी मृत्यु जो थी ये भारत में नहीं हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की, इनकी मृत्यु जो थी वो ताशकंद वहीं उज्बेकिस्तान में ही हो गई। पता नहीं क्यों हो गई, कैसे हो गई, इनको अटैक हो गया था अचानक चक्री। तो भारत में फिर से एक, आप जानते हो कि इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दो युद्ध हो गए, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान। साथ ही साथ आप जानते हो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु। तो अब बात आई कि अब प्रधानमंत्री कौन बने, तो फिर इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री बनाई गई थी। चलो, तो समझ में आ गया। तो इंदिरा गांधी फिर उस समय प्रधानमंत्री बनाई गई थी। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो यूएनओ सम्मेलन था ना, ये यूएनओ जो सम्मेलन था ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये 1965 में सम्मेलन हुआ, लेकिन इसे लागू जो किया गया था वो 10 जनवरी 1966 में, 10 जनवरी 1966 में इसको क्या किया था, लागू किया गया था। 1965 में तो एक्चुअली में ये बना था, लेकिन लागू 1966 में हो गया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु थी ना वो 11 जनवरी को हुई थी, हृदयघात तो बोल सकते हो चाहे कुछ भी, उज्बेकिस्तान में ही ये मर गए थे। खैर आप जानते हो कि जब इंदिरा गांधी बनी तो इंदिरा गांधी ने ये पंचवर्षीय योजनाओं को ही हटा दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अरे ये पंचवर्षीय बड़ी बड़ी योजनाओं की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब छोटी छोटी योजनाएं होनी चाहिए। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजनाएं आती हैं वो वार्षिक योजनाएं आती हैं, दो वार्षिक योजनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताएंगे। तो जो वार्षिक योजनाएं आई थी वो इंदिरा गांधी के समय में आई थी, जबकि तीन पंचवर्षीय योजनाएं जो रही हैं ये जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के समय में रही हैं। और जैसे ही तृतीय पंचवर्षीय योजना जब खत्म हुई तो 1966-67 में जब जो प्रधानमंत्री जब बनाई गई, क्योंकि ये इनकी मृत्यु जो थी जब हो गई, इनकी मृत्यु जब हो गई तो इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनी, इंदिरा गांधी बनाई गई। तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहले जो काम किया था तो वो देखा जाए, मिनट हम आपको पहले बता दें।
अब बात ये आती है कि जो वार्षिक योजनाएं थी, वार्षिक योजनाएं जो चलाई थी इंदिरा गांधी ने चलाई थी, राइट। इससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, वार्षिक योजनाएं अब आती हैं। तो दो वार्षिक योजनाएं जो थी इंदिरा गांधी के समय में थी, ठीक है, 1966 से 67 और 67 से 68, ये वार्षिक योजना या हमको अवकाश योजनाएं भी बोल सकते हैं। ओके, तो अवकाश योजना के अंतर्गत दो योजनाएं थी इंदिरा गांधी की। चलो, तो 1966 और 67 में, 1966 और 67 में योजना चलाई गई थी वार्षिक। इस वार्षिक योजना के अंतर्गत आप जानते हो क्या था, वार्षिक में, या अवकाश योजना भी इसे बोलते हैं, अवकाश योजना। तो आप जानते हो ये वार्षिक योजना थी अवकाश योजना। तो ये 1966 और 67 में आई थी, तो ये इंदिरा गांधी के समय में आई थी, ये आई थी इंदिरा गांधी के समय में। अब बात ये आती है कि इंदिरा गांधी ने ये वार्षिक योजनाएं इसलिए चलाई कि आप जानते हो कि ये बड़ी बड़ी योजनाएं थी, इनमें जो बजट होता था वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता था, राइट। बजट का जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा खर्च होता था, क्योंकि बड़ी बड़ी योजनाएं पंचवर्षीय 5-5 साल तक योजनाएं चलेंगी। तो इसमें जो पर्याप्त जो संसाधन सरकार जो जुटाती थी वो ऑलरेडी ही समाप्त हो गए। क्यों? युद्ध हो गए, बड़े बड़े युद्ध हो गए, इनमें ही खत्म हो गया। तो सरकार ने सोचा कि जितना हम राजस्व उगाही करेंगे, ठीक है, मार्केट से जो भी हम सरकार सरकार राजस्व प्राप्त करेगी, तो इससे छोटी छोटी क्यों ना योजनाएं बनाई जाएं, एक एक साल की योजना बना लें। तो इन योजनाओं से हम धीरे धीरे विकास करेंगे, एकदम विकास तो नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे विकास करने के लिए इंदिरा गांधी ने वार्षिक योजनाएं स्टार्ट की। तो 1966-67 में आती है पहली वार्षिक योजना। तो इस क्षेत्र में आप जानते हो कि सरकार ने सबसे पहले, आप जानते हो, जो देखा जाए तो कृषि को बढ़ावा सरकार दे ही रही थी, क्योंकि आप जानते हो प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना जो थी, तो इसमें तो किसका, कृषि और उद्योग दोनों का था। लेकिन आप जानते हो इसमें युद्ध, बड़ी बड़ी युद्ध होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो कृषि को लेकर के थी, फिर से गतिविधि जो थी वो रुक गई, ठीक है। फिर से जो कृषि को जो बढ़ावा मिल रहा था वो फिर से एकदम उस पर नियंत्रण सा हो गया। तो फिर सरकार ने 1966-67 में वार्षिक योजना लागू की। तो इस वार्षिक योजना में सरकार ने प्रयास जो किया था वो आप जानते हो कि कृषि को लेकर के किया था। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कृषि में सबसे ज़्यादा इन्होंने जो किया था कि उत्पादन, तो उत्पादन किसका होना चाहिए, तो उत्पादन में अगर सरकार ने प्रयास किया था तो गेहूँ उत्पादन के लिए। ओके, तो इनके लिए आप जानते हो गेहूँ उत्पादन के लिए, तो अब गेहूँ की किस्में थी, कहाँ से कैसा होना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप जानते हो कि जो सबसे पहले आप जानते हो जो मैक्सिको में, यानी कि मैक्सिको में क्या हुआ था, जो नॉर्मल बोरलॉग थे, ठीक है, इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, राइट, हरित क्रांति का जनक, ठीक है। तो हरित क्रांति का जो जनक थे वो कौन थे, नॉर्मल बोरलॉग, एक लो एक बार, ठीक है। चलो, ये थे, तो इनके नेतृत्व में, ठीक है, तो मैक्सिको में गेहूं उत्पादन के लेकर के क्या हुआ था, एक हरित क्रांति की गई थी। और वहाँ पे जब देखा गया कि गेहूं जब इतना 5-6 गुना ज़्यादा हुआ हरित क्रांति में, तो सरकार ने प्रयास किया क्यों ना हम यही क्रांति अपने भारत में भी ले आए, ठीक। तो भारत सरकार ने यही सोचा कि ये जो क्रांति वहाँ हुई है मैक्सिको में, क्यों ना हम इसको भारत में ले आए। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, हरित क्रांति का अगर जनक की बात की जाए तो नॉर्मल बोरलॉग थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं तो वो थे MS स्वामीनाथन। ओके, तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते थे वो थे उस समय MS स्वामीनाथन। तो इनके नेतृत्व में हरित क्रांति आई थी, राइट। तो इन्होंने सबसे पहले देखा जाए तो इन्होंने, ऐसे नहीं है कि हरित क्रांति ऐसे ही हो गई, इन्होंने सबसे पहले ये देखा कि सिंचाई की सुविधा कहाँ पर सबसे अच्छी है। ओके, तो सिंचाई को लेकर सबसे पहले आप जानते हो भाखड़ा नागल बांध है, इन क्षेत्रों को देखा था, ठीक है। दूसरी बात, आप उन्होंने देखा कि सिंचाई को लेकर क्या है, वहाँ की भूमि कैसी है, तो भूमि पड़ताल मानचित्र उसका सिंचाई को लेकर जो भी था इन्होंने MS स्वामीनाथन ने जुटाया। और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो कृषक थे वो क्या किया, उत्साहित किया, ठीक है, उत्साहित किया कैसे कृषि करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि कृषि करने का तरीका ही अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बीज बो दिया, खाद डाल दी, कृषि हो गई। कृषि करने के बहुत सारे साइंटिफिक तरीके होते हैं। ओके,
ठीक है। तो बीज रोपण अगर किया जाता है उसका तरीका अपना ही अलग ही साइंटिफिक होता है। तो उसके तहत अगर किसी प्रकार का अगर आप निश्चित रूप से क्या करते हैं, बीजारोपण करते हैं, तो उससे होने वाला जो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इसको सरकार एम एस स्वामीनाथन ने लोगों को इस चीज़ के लिए जागृत किया था कि कैसे सिंचाई या कैसे कृषि करना है, कब पानी देना है, कैसे क्या करना है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कुछ मानदंड अपनाए कि कौन कौन से मानदंड से होने चाहिए, जहाँ पर कृषि की उपयोग जो भूमि है वो ठीक है, या कहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा जल की सिंचाई सुविधाएं हैं वो पर्याप्त हैं। तो ये क्षेत्र इन्होंने देखा, ठीक है, और उन्होंने देखा कि कहाँ पे अधिक से अधिक उत्पादन हो सकता है। तो उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था, एम एस स्वामीनाथन ने क्या किया था कि हरित क्रांति की शुरुआत की। एक हरित क्रांति का मतलब है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था गेहूं को लेकर के दिया था। एक सबसे ज़्यादा जो बल दिया था इन्होंने गेहूं को लेकर के दिया था, क्योंकि बात यही थी कि देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो हाइब्रिड फसल थी, तो हाइब्रिड फसल पर उन्होंने बल दिया था, क्योंकि हाइब्रिड जो फसलें हैं ना, ये फसलें ऐसी होती हैं जो सिंचाई पर निर्भर होती हैं, यानी कि सर्दियों में बोई जाती हैं हाइब्रिड फसलें। तो उन्होंने यही प्रयास किया कि क्यों ना हम गेहूं की फसल की जाए, क्योंकि गेहूं को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ये सिंचाई पे, और सिंचाई जो है अपने हाथ में होती है, क्योंकि पहले सरकार तो वैसे ही ऊर्जा पे ध्यान दे ही रही थी, सिंचाई को लेकर ध्यान दे ही रही थी। तो सरकार ने ये सोचा कि हमारे अगर हम कोई फसल लगाते हैं तो वो उसका जो भी प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो हम खुद करें, हम वर्षा पे या उस पर निर्भर नहीं रहें, ठीक है। तो सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था गेहूं पे दिया था, क्योंकि गेहूं जो है वो वर्षा पर आधारित फसल नहीं है, वो सिंचाई पे आधारित फसल है। राइट, वर्षा पर आधारित पर अगर फसल पर रहोगे तो अगर आप जो भी टारगेट बना के रखोगे ना, वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्षा होगी कि नहीं होगी कोई पता है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं, कोई मशीनीकरण है कि हम वर्षा करवा दें, ऐसा तो था नहीं। और जो सिंचाई थी, सिंचाई जो थी वो हम पर्याप्त रूप से करवा सकते थे, सिंचाई जो थी हम करा सकते थे। तो उस समय आप जानते हो कि कृषि इतना जो, जैसे अब बात है जल की, तो जल आप जानते हो कि गेहूं जो है वो पानी कम लेता है, जबकि जो धान है वो पानी बहुत ज़्यादा लेता है। तो वो आप जानते हो इतनी ज़्यादा पर्याप्त हमारे यहाँ पे संसाधन जल के नहीं थे ताकि हम धान को ज़्यादा बढ़ावा दे पाएँ, पानी की सुविधाएं प्रोवाइड करा पाएँ। लेकिन आप जानते हो गेहूं के लिए सरकार ने प्रयास कर लिए थे, उतने सिंचाई प्रयास कर लिया था। इसलिए सिंचाई को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की भूमि को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति जो की गई थी वो की गई थी एम एस स्वामीनाथन द्वारा, और ये वार्षिक अवकाश योजना के तहत हुई थी। हरित क्रांति अगर पूछी जाए तो किसके तहत की गई थी, ये थी वार्षिक अवकाश योजना, और 1966-67 प्रथम, ये प्रथम है, ठीक है, ये प्रथम वार्षिक अवकाश योजना, वार्षिक योजना के तहत क्या की गई थी, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया हमारे यहाँ पर हरित क्रांति। और हरित क्रांति जो थी वो आप देखोगे तो उधर पंजाब है, ठीक है, यहीं पे भाखड़ा नागल बांध इधर सतलुज नदी का था, ठीक है। और आप देखोगे कि पंजाब है, हरियाणा, यूपी, हरियाणा, यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन तीन राज्यों में क्या हुआ था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ के किसानों को बढ़ावा दिया गया था हरित क्रांति, वहाँ की उर्वरक को लेकर के, उनकी रासायनिक कीटनाशक प्रक्रियाओं को लेकर के हर तरीका का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। तो फिर सरकार ने जब हरित क्रांति की तो हरित क्रांति से सरकार को क्या हुई, सफलता भी मिली, बहुत ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा मिला, उत्पादन दर वृद्धि हुई, ग्रोथ रेट में वृद्धि हुई, तो लोग बहुत खुशी हुए, ठीक है। इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, भारत के हरित क्रांति का जनक, ठीक, एम एस स्वामीनाथन। अगर हरित क्रांति असफल हो जाती तो उनको जनक पर नहीं कहा जाता था, सफल हुई थी तभी ये जनक कहे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आप ये हरित क्रांति को शामिल कर सकते हो, राइट। इसके बाद एक पंचवर्षीय योजना और आती है 1967-68 की, ये तो 66-67 की थी, तो 67-68 की पंचवर्षीय योजना थी, इंदिरा गांधी के समय में ही थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो देखा जाए तो अमूल्य या जो भी फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था इस समय, ठीक है। तो इसके दो कारण थे, इसमें दो कारण अपनाए गए थे। पहला तो था सहकारिता पर बल दिया गया था। तो सहकारिता के अंतर्गत ही, सहकारिता का मतलब आप समझ रहे हैं, साथ साथ काम करना, एक सामूहिक संगठन होता है जो निश्चित रूप से सरकार द्वारा एक मान्यता प्राप्त माना जा सकता है। ऐसा नहीं है, इसको भी कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है 1956 की। ऐसा नहीं कि कोई भी संगठन बना लो उसमें काम करो, क्योंकि उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो भी आप जानते हो सहकारिता, ठीक है। तो सहकारिता आप बना सकते हो, लेकिन ये सहकारिता एक सहकारिता के रूप में नहीं बोल सकते हैं, हाँ नॉर्मली बोल सकते हैं, औपचारिक है, लेकिन आप अनौपचारिक है, लेकिन औपचारिक एक मान्यता प्राप्त बोलना चाहोगे तो सरकार द्वारा एक रजिस्टर्ड प्राप्त होती है संस्था, ओके। तो सहकारिता है, उसमें आप जानते हो काम किया गया। तो सहकारिता में
जहां केंद्र को और राज्य दोनों को मिलकर के बढ़ावा देने की बात की गई। ठीक है, केंद्र और राज्य साथ साथ काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर काम करेंगे तो वहां पर राज्य भी करेंगे, केंद्र भी करेगा। केंद्र का जो भी अपना एक बजट होगा उसका जितना भी वो अपना बजट से खर्च करेगा करेगा राइट। दूसरी बात, राज्य भी खर्च करेगा। इससे क्या है कि दोनों का जब सहकारिता साथ साथ काम होगा तो निश्चित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में हम एक सतत विकास या समावेशी विकास को निर्धारित कर पाएंगे, या हम जो भी गोल निर्धारित करेंगे उन गोल को हम प्राप्त कर पाएंगे राइट। तो इस क्षेत्र में आप जानते हो कि लोग कृषि को तो हो ही रहा था। तो इसमें 1967-68 जब योजना आई तो सरकार ने 66-66 की जो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया, उत्पादन को क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। पर 1967-68 की जब हरित क्रांति सॉरी जब 67-68 की जो वार्षिक योजना आती है, ये भी वार्षिक योजना आई थी, अवकाश योजना जिसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत आप जानते हो सहकारिता चलाया गया। तो सहकारिता का मतलब यही था कि साथ साथ काम करना। ठीक, साथ साथ काम करना। तो सहकारिता के अंतर्गत आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था वो भी दिया गया था कृषि में। तो कृषि के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन को भी बढ़ावा दिया गया था। तो पशुपालन में यहाँ पे लोगों को, किसानों को जागरूक किया गया कि आप लोग कृषि तो करते ही हो, आप लोग फसल तो करते ही हो, तो क्यों ना आपके पास जानवर हैं। ठीक है, आपके पास जानवर हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, दुग्ध जो भी जानवर हैं, दूध जानवर हैं, तो उन जानवरों से क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, तो फ्लड ऑपरेशन का मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था वो दिया गया था कृषि को तो दिया ही गया था, दूसरा जो बल था वो पशुपालन को लेकर के दिया गया। तो पशुपालन जो को बढ़ावा देने के लिए सरकार यही चाहती थी कि सबसे ज़्यादा हम निम्न स्तर को है उस क्षेत्र को बढ़ावा दें। और पशुपालन को अगर बढ़ावा देंगे तो निश्चित ही हमारे यहाँ के जो जानवर हैं वो भी बिकेंगे, दूध बढ़ावा होगा, दूध से अन्न उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे राइट, मार्केट में सेल होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के प्रयास किया गया, तो फ्लड ऑपरेशन चलाया गया। तो फ्लड ऑपरेशन में आप जानते हो इसके जनक जो माने जाते हैं वर्गीज कुरियन रहे हैं। तो वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ही क्या किया गया था, एक सहकारी संघ स्थापित किया गया था। ठीक है, फ्लड ऑपरेशन किसने चलाया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, उन्होंने ही चलाया था। और इसको हम फ्लड क्रांति भी कहते हैं राइट। फ्लड ऑपरेशन को हम फ्लड क्रांति भी कहते हैं, या हम इसे दूध क्रांति भी बोल सकते हैं। तो दूध क्रांति जो चलाई गई थी इसी समय में चलाई गई थी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब बात यही है कि जो इसको बाद में नाम दिया गया था अमूल्य डेयरी, अमूल्य बनाए। ठीक, अमूल्य नाम इसका दिया गया था। इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गोल्ड क्रांति, सिल्वर क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं, हनी क्रांति चलिए, तो यही है ना फ्लड। सरकार ये क्रांतियां जो करती है ना तो ये इसीलिए करती है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रांति अगर कर रही है तो वो चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके जो पर्याप्त संसाधन अगर बन रहे हैं वो कहाँ तक बिक्री हो सकते हैं। कोई चीज़ का बिक्री नहीं है, उसका उपयोग ही नहीं है लोगों में, तो फिर उसका क्या उद्देश्य ही नहीं है। मतलब अब दूध का तो उद्देश्य से दूध लोग पियेंगे, दूध से चाय बनाएंगे, दूध से लोग मोटे होंगे। ठीक है, दूध से अन्न भी, मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, इसलिए फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था, श्वेत क्रांति जिसे बोलते हैं, श्वेत क्रांति। ये देखो हम लिख देते हैं, अब लिख लिया करो राइट। चलिए, तो श्वेत क्रांति जो थी 1967-68 की वार्षिक योजना थी उसके अंतर्गत आया गया था। और फ्लड क्रांति जो सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी ये गुजरात से की गई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति जो थी, श्वेत क्रांति जो थी ये दूध क्रांति या श्वेत क्रांति, ये गुजरात। तो गुजरात में आप देखोगे तो गुजरात के में एक गांव पड़ता है खेड़ा, खेड़ा गांव। ठीक है, खेड़ा गांव का नाम आपने खूब इतिहास में पढ़ा हो, आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये खेड़ा गांव जो था यहीं से क्या है, इस फ्लड क्रांति की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी राइट। अब ये जो अमूल डेयरी है अब वर्तमान में देखा जाए तो ये लिमिटेड हो गई है, निगम है, और ये दूध पीता इंडिया, अमूल दूध पीता इंडिया, ये आपने देखा हो, प्रचार प्रसार किया जाता है टीवियों पे, टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो इसी वजह से किया जाता है कि ये एक प्रकार का जो श्वेत अमूल्य जो अमूल्य है, अमूल का मतलब है ये एक प्रकार का क्या है, सहकारी संघ है। मैंने आपको बताया था साथ साथ में सहकारिता चलेगी। तो ये अमूल डेयरी है, एक सहकारी संघ है। सहकारी का मतलब सहायता, राज्य केंद्र मिलकर के काम करेंगे, लोग भी इसमें काम करेंगे, सब मिलजुल कर कार्य करना ही सहकारी संघ बोला जाता है। और इसको भी अब लिमिटेड कर दिया गया है, क्या किया गया है, लिमिटेड कर
चलिए, अब बात आती है एक और एक और देखो वार्षिक योजना एक और चली थी, ठीक है, 68-69 में भी वार्षिक योजना चली थी, लेकिन वो वार्षिक योजना थी वो भूमि सुधार को लेकर के थी। भूमि में आप जानते हो कि हदबंदी कानून, चकबंदी कानून, ये सब जो था लाई गई थी, साथ ही साथ भूमि का वितरण, राइट, और इसमें भूमि की जो बड़ी बड़ी जो बहुत कोठारी बनाई जाती हैं, अलग अलग काट काट के अलग अलग टुकड़ों में बांटना, ये सब हुआ था, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि सकता है ना तृतीय, ये द्वितीय में प्रथम और द्वितीय समझ ली नहीं। चलो, वैसे बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो इम्पोर्टेंट हैं वही लिखना है, और उससे बाहर तो कुछ वैसे पूछा नहीं जाता है जहाँ तक हमारी समझ है। चलो, अब आती है तृतीय वार्षिक योजना। तो तृतीय जो वार्षिक योजना थी, ये 1968 में और 69 के बीच आई थी। इसका काम जो था भूमि सुधार को लेकर के था। भूमि सुधार में आप जानते हो जैसे हदबंदी है, चकबंदी है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप से भूमि का मानचित्र तैयार करना है, या जिनके पास ज़्यादा भूमि थी उनकी भूमि को राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना था, राज्य सरकार हड़प सकती थी, ठीक। ऐसी कुछ बहुत सारे प्लान तैयार किए गए थे भूमि सुधार को लेकर के, जिन पे ज़्यादा भूमि थी या जहाँ जमींदारी थी, इसको सब खत्म करना था। तो आप कह सकते हो ये सीधी सीधी जो काम था भूमि सुधार को लेकर के था, यानी कि भूमि का मानचित्र तैयार करना, भूमि में जो भी आपने खल्ल भूमि देखी हो उसमें की बहुत सारी ऐसी भूमि है, बंजर भूमि है, उसमें सुधार करना था, ठीक, मानचित्र तैयार करना था, डाटा आकलन करना था, ज़्यादा जिन पे भूमि है, ठीक है, भूमि को नियंत्रण करना था, कम लोग जिन पे भूमि नहीं बंजर थे उनको भूमि देना था, राइट। और साथ ही साथ आप जानते हो कृषि को बढ़ावा सॉरी भूमि को ही देखा जाए, हदबंदी चकबंदी ये सब जो कानून आए हैं इसी के अंतर्गत आए थे, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो हम जल्दी जल्दी स्पीड में काम करेंगे। 68-69 में ये काम हुआ था भूमि सुधार को लेकर। अब बात करेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, लेकिन इससे पहले हम एक देख लें आपका टाइम कितना क्या हुआ है। 1 घंटे 6 मिनट की हो। तो देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना और समझ लो थोड़ा इसमें, और हम नेक्स्ट में पढ़ लेंगे। तो अब बात यही आती है, चलो एक साथ साफ कर दें। चौथी पंचवर्षीय योजना, ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये 1969, 70, 71, 72, 74 तक, ठीक है, 1969 से 74 तक जो आई थी वो आपको मिलेगी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय तो आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि वार्षिक योजनाएं थी वो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया था, पहली पहली वार्षिक योजना थी वो थी हरित क्रांति को लेकर, दूसरी जो फ्लड श्वेत क्रांति को लेकर, तीसरी जो थी भूमि सुधार को लेकर। अब भूमि सुधार भी किया गया, कृषि में हरित क्रांति भी की गई, लेकिन आप जानते हो इसके अलावा भी जो भी आप देखोगे छोटी छोटी योजनाओं के अंतर्गत जो वार्षिक योजनाएं थी, इनके अंतर्गत जो भी काम किए गए थे, इन्हीं कामों को और विस्तारित जो करना था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करना था, क्योंकि वो जो योजनाएं थी वो छोटी छोटी थी, तो वो भले ही काम करती थी, लेकिन कोई अगर वार्षिक योजना है तो उसके तहत पूर्ण रूप से काम नहीं हो पाता था। ऐसा तो है नहीं कि श्वेत क्रांति चल गई 1 साल में पूरे भारत में फैल गई और विकसित हो गई, या जनक क्रांति चल गई, हरित क्रांति चल गई, वो पूरे भारत में फेमस हो गई, चल गई, ऐसा तो हो नहीं पा रहा था। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए वो स्टार्टिंग तो उसमें हो गई, लेकिन उसको और विस्तृत करना था और विकास करना था, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना था। तो उसी के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना थी। का सीधा मकसद था जितनी भी क्रांतियां की गई थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इन क्रांतियों को बढ़ावा देना था। का मुख्य मकसद यही था, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आप जानते हो जो भी क्रांतियां की गई हैं, या जो भी जितनी भी क्रांतियां थी कृषि को क्षेत्र को लेकर के हम शामिल नहीं कर सकते हैं, अन्य श्वेत क्रांति थी या हरित क्रांति थी, इन क्रांतियों को बढ़ावा देना था। इसका मकसद क्या था? बढ़ावा देना। किसके अंतर्गत? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, राइट। अब बात ये आती है कि इस पंचवर्षीय योजना के ही अंतर्गत आप जानते हो जो सबसे ज़्यादा जो बल देना था वो बल दिया गया था कुछ फसलों को लेकर के, ठीक है। तो कुछ फसलों को लेकर के जैसे गेहूं है, तो गेहूं पे तो पहले ही बल दिया जा रहा था, दालों को पर भी इसमें बल दिया गया था, ठीक। तो गेहूं दाल है,
इन दो पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। लेकिन आप जानते हो धान पे इतना बल यहाँ पे नहीं दिया गया था। ओके, धान पर फोकस नहीं किया गया था, केवल जो दालें हैं, गेहूँ हैं, इन फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना था। तीसरी बात थी कि यहाँ पर ये भी देखा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कि कहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अभी भी वर्तमान में बरकरार हैं, कहाँ ठीक ठाक हैं, तो सिंचाई को भी इसमें बढ़ावा दिया गया। ओके, तो पुनः कृषि को बढ़ावा देने का एक इसमें कार्य किया जाता है कि सिंचाई को बढ़ावा देना, ठीक है, और गेहूं के साथ साथ दालों को भी बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत दालों और गेहूं को, दोनों को इसमें एक साथ बढ़ावा देना था, राइट। और जो क्रांतियां थीं उन क्रांतियों को भी डेवलप करना था। इसका मुख्य मकसद चौथी पंचवर्षीय योजना का था। और आप जानते हो कि अगर सिंचाई को बढ़ावा देना था तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या काम किया, छोटे छोटे बांध बनाना प्रारंभ कर दिए। पहले पहले बड़े बड़े बांध बनाए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और भी छोटे छोटों का विकास हुआ था, लेकिन इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बांध बनाए गए। छोटे छोटे बांध तो बहुत सारे आप जो भी आप देखोगे तो जो परियोजनाएं स्थापित की गई बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई उत्पादन के लिए, उसमें बांध बनाए जाते हैं। इससे बहुत सारे बांध बनाए गए थे, आप देख सकते हो, ठीक है। और आप जानते हो छोटे छोटे बांधों को इसीलिए बढ़ावा दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई की सुविधाएं हो सकें। साथ ही साथ यहाँ पर जानते हो कि जो यहाँ पर जो पानी वितरण की जो भी हमारे संसाधन थे उनको भी सफाई कर्मी है, सफाई करना है, ठीक है, वो भी सबको इसमें क्या किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। इसके अंतर्गत भी तो ज़्यादा से जो नालियाँ हैं, नाले हैं, उनको भी सफाई कर्मी हैं, ये सब कुछ बढ़ावा दिया गया था, राइट। तो आप जानते हो कि इसका मुख्य मकसद जो था वो यही था कि जितना भी अभी तक पीछे का जो काम रुका हुआ था, ठीक ढंग से प्रयत्नशील में नहीं था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत करना था, या हरित क्रांति को भी इसमें विकास करना था। हरित क्रांति को के अंतर्गत विकास करना था। अगर पूछा जाए हरित क्रांति कब आई थी, तो 1900 प्रथम पंचवर्षीय प्रथम वार्षिक योजना के तहत, ठीक। अगर पूछा जाए हरित क्रांति का विकास सबसे ज़्यादा किसमें हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। और उसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा छोटे उद्योग, छोटे छोटे बांध थे, उनको स्टैब्लिश किया गया, सिंचाई को बढ़ावा दिया गया, गेहूं के साथ साथ दालों को भी बढ़ावा दिया गया था। ओके, तो ये इसका क्या था, मुख्य कार्य था। यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, लेकिन धान को नहीं दिया गया था। धान में आप जानते हो ये एक प्रकार की देखी जाए ना, तो ये आ, जो फसल है ये सबसे ज़्यादा है जो वर्षा पे निर्भर करती है, ठीक है। तो वर्षा पे तो निर्भर करती है, तो सिंचाई के वर्षा पे, वर्षा ज़्यादा पानी बरसेगा तभी तो फसल होगी। हम्म, तो फिर उस पर उम्मीद की क्या किया जा सके, जिस पे हम उम्मीद कर सकते हैं वही फसलें थी, गेहूँ, दाल पे ज़्यादा से ज़्यादा चौथी पंचवर्षीय योजना को बढ़ावा दिया था। इसी के अंतर्गत आप जानते हो क्या और हुआ था, इसी के अंतर्गत ये योजना के तहत आप जानते हो कि इसके अंतर्गत भी इस योजना में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो कैसी, क्योंकि इसमें आप जानते हो क्या हुआ था, 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई गई, बांग्लादेश को स्वतंत्रता। तो आप जानते हो 1971 में पुनः बांग्लादेश को, जब भारत जैसे बांग्लादेश जो पूर्वी बांग्लादेश था, राइट, इधर का, और पाकिस्तान, पहले ये पाकिस्तान का ही हिस्सा था, पूरा पाकिस्तान था, इसको स्वतंत्रता जो दी गई थी वो मिली थी 1971 में, राइट। अब बात ये आती है कि 1971 में जब स्वतंत्रता दी गई, ठीक, तो ये बांग्लादेश जब बना, तो आप जानते हो जो वहाँ पर देखी जाए, जैसे हमारे यहाँ पे से पहले क्या होता था, जब युद्ध होते थे ना, तो युद्ध में एक संगठन बना लिया जाता था, सैन्य संगठन, तो उसका नाम रख देते थे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बांग्लादेश में एक मुक्ति बाहिनी सैन्य संगठन एक बनाया गया था, मुक्ति बाहिनी, राइट। और इसका जो समर्थन दिया था वो इंदिरा गांधी ने खूब दिया था, और इंदिरा गांधी से सिफारिश ली थी किसने, जो बुर्ज रहमान थे, ठीक है, उनका नाम था शेख मुर्जी बुर रहमान, ठीक है। उन्होंने एक क्रांतिकारी सेना बनाई थी। उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारी सेना बनाई थी। उन्होंने कहा था कि देखो, वैसे भी आप जानते हो ना, जो पूरा बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, ये पाकिस्तान है, तो भारत, पाकिस्तान क्या कर रहा था, वो बांग्लादेश के लिए ऐसा एक रूट गुजार रहा था, तो भारत नहीं चाहता था कि हमारे बीचों बीच रूट गुजरे। तो एक तो समस्या ये भी थी, ये इनकी वजह से भी। दूसरी और थी कि इनके बीच में अगर देखा जाए तो काफ़ी मतभेद हो गया था, काफ़ी चीज़ों को लेकर के इनके बीच में आपस में मतभेद था। इनको ही देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर बहुत दूरी है, इसकी और इसकी बहुत दूरी है। अब बात आती है कि एक जगह से इसका किस प्रकार से प्रशासन चलाया जा सके, तो प्रशासन चलाने की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि आप जानते हो कि बांग्लादेश का जो न्याय था, यहाँ का जो न्यायालय था, जो ये बांग्लादेश बाद में बना था, यहाँ का जो पूर्वी पाकिस्तान था, इसका जो न्यायालय था जो यहाँ पर पेशावर में सुना जाता था, पेशावर में,
राइट। तो आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई न्यायालय नहीं था, इसका जो न्याय था वो पेशावर में सुना जाता था। तो लोग इतना दूर कैसे क्या हो पाए, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। लोगों ने जब तक झेल पाया, लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि अब हम भी अपना अलग से पाकिस्तान वो बांग्लादेश बनाएंगे, बांग्लादेश नाम से बनाएंगे। ठीक है, वो बंगाल से लगा लगा था, पश्चिम बंगाल से तसे लगा लगा है, तो इसलिए उसका बांग्लादेश। ठीक है, बंगाल से बांग्लादेश बन गया। तो उसमें भारत ने भी कहा कि चलो हम मदद करेंगे। इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी के लिए, और इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है हम मदद करेंगे। तो मदद करने के लिए इन्होंने इस मुक्ति वाहिनी के तहत क्या किया, अपनी सैन्य का जो सैन्य सेना थी उसको क्या किया गया था, दिया गया था, सैन्य सेना दे दी थी। और इस वजह से आप जानते हो इस प्रकार से पाकिस्तान से बांग्लादेश को स्वतंत्र करा लिया गया था। लेकिन आप जानते हो उस समय देखा जाए तो उस समय जो पाकिस्तान था उसका साथ जो दिया था वो दिया था अमेरिका ने। राइट, उस समय साथ जो था अमेरिका ने दिया था। अमेरिका ने अपना एक जो जहाजी बेड़ा था वो उसको कहाँ कर दिया गया था, हम्म, हाँ जो इधर की जो खाड़ी थी गुजरात वाली में, यहाँ पे लगा दिया था आकर के सीधा सीधा इस प्रकार से। यहाँ पे आप देखोगे ये खंबात की खाड़ी इधर है, गुजरात से लगा लगा था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, एक जहाजी बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया था, क्योंकि अमेरिका की सहायता ली थी पाकिस्तान ने। इसके बाद भारत ने भी आप जानते हो रूस से सहायता ली, तो रूस ने एक अपना जो विक्रांत था वो कहाँ भेज दिया था, यहाँ पे। तो इस प्रकार से रूस ने मदद की थी। ठीक है, रूस की भी हेल्प रही है इसमें, और भारत की भी रही है। तो इन दोनों की सहायता से क्या हुआ था, इसको छुड़ा लिया गया, जो बांग्लादेश है उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो इस समय आप जानते हो कि ये भी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही, लेकिन कम रही। क्यों? कि आप जानते हो कि इसमें भी युद्ध छड़ा, तो युद्ध में तो आप जानते हो कितना ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है। अभी वर्तमान में तो युद्ध चल रहा ही है, अब युद्ध चल रहा है, उनसे पूछो क्या हाल है, हाल चाल पूछ लिया करो कभी कभी उन लोगों से कि हाल चाल कैसे क्या है, युद्ध कर रहे हो। हाँ, पूरी अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त करके रख दी है। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना युद्ध में नष्टीकरण होता है, आर्थिक संसाधनों का कितना नष्ट होता है। तो अब क्या होता है कि क्या हुआ कि यही जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल रही है, लेकिन कम रही है। हम असफल तो नहीं कह सकते, सफल रही है लेकिन कम हम कह सकते हैं। सफल रही है लेकिन कम रही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलो। और ये भारत पाकिस्तान जो जो ये भारत पाकिस्तानी युद्ध से जाना जाता है, क्योंकि मुक्ति वाहिनी क्रांतिकारी भले ही बनी थी, लेकिन आप जानते हो उसमें जो मदद दी थी, जो सेना की मदद थी, वो भारत की सेना ही लड़ी थी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये भी भारत पाकिस्तान युद्ध मान लो, ये भी भारत पाकिस्तान युद्ध मान लो। भारत पाकिस्तान युद्ध था, और इसको जब नियंत्रण किया गया था तो एक शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला। ठीक है, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन के तहत इसको क्या किया गया था, नियंत्रण कर लिया गया था भारत पाकिस्तान। क्योंकि फिर भी आप जानते हो ना, शिमला सम्मेलन जो था ना वो एलओसी को लेकर के था, एलओसी पे ही हुआ था। लेकिन बाद एलओसी तो 1999 बनती है, लाइन ऑफ कंट्रोल था 1999 आती है। लेकिन इससे पहले आप देखोगे तो शिमला सम्मेलन जो था वो एक्चुअली में लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ से निकलती है वहीं पर हुआ था। ठीक है, शिमला सम्मेलन के तहत भारत पाकिस्तान को नियंत्रण किया गया था, युद्ध को समाप्त किया गया था। और इससे पहले जो हमने आपको बताया था भारत पाकिस्तान जो 1965 का हुआ था, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान जो सम्मेलन था उसके तहत हुआ था। वहाँ पे कौन गए थे, वो गए थे लाल बहादुर शास्त्री, और वो वहीं पे मृत्यु हो गई उनकी। और शिमला सम्मेलन इंदिरा गांधी के समय में हुआ, राइट। चलिए, इसके बाद इंदिरा गांधी ही रही है, बाद में वो आ जाते हैं, हाँ, राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी से पहले पहले आप देखोगे ना, जो पंचवर्षीय योजना आती है पांचवी वाली, उसमें विद्रोह होते हैं बहुत सारे, राजनीतिक विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे, वो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। हम्म और इसी में आप देखोगे ना, तो परमाणु युद्ध को लेकर के भी होड़ चल रही थी। तो परमाणु युद्ध को लेकर के ज़्यादा होड़ थी, तो 1974 में भारत ने भी पोखरण में क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण जो था वो पोखरण में भारत ने भी किया था 1974 में। लेकिन पहले भारत के पास इतनी पर्याप्त सुविधा नहीं थी, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे भाभा जो नाम के वो थे, ठीक है, उन्होंने
पहले से आप जानते हो इतना पर्याप्त तो वो थे नहीं। लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी परमाणु की, तो उन्होंने शुरुआत जरूर की थी। तो 1974 में फिर इसका क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। और इस परीक्षण में जो था ना वो था युद्ध बुद्ध इस्माइल। बुद्ध इस्माइल एक नाम का परमाणु था। ये पूछ दिया जाता है बुद्ध इस्माइल क्या था, तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं तो बुद्ध इस्माइल कर रहे हैं। एक्चुअली परमाणु का नाम है। ठीक है, इसी के परीक्षण किया गया था पोखरण राजस्थान में। ओके, ये कहाँ परमाणु परीक्षण, पोखरण राजस्थान में है। वहाँ पे इसका क्या किया था, परीक्षण किया गया था। राइट, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। चलो, तो खास इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको चार जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं पर्याप्त रूप से आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। और अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो।